Okay. Oh. Good. جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन और हज़रात हम इस वक्त लाइव हैं न्यूयॉर्क से कारवान फिक्र जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन और हज़रात हम इस वक्त लाइव हैं न्यूयॉर्क से कारवान फिक्र जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन और हज़रात हम इस वक्त लाइव हैं न्यूयॉर्क से कारवान फिक्र जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन और हज़रात हम इस वक्त लाइव हैं न्यूयॉर्क से कारवान फिक्र जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई दोबारा टेक्निकल प्रॉब्लम जी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है आपको आप अटक गए हैं कि जुमले पे ये बाद दफ़ा ये मशीनें भी बदला लेती हैं आपसे अब ठीक हो गया अब करें अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात कारवान फिक्र का 15 रोज़ा इजलास आप सबका इस्तकबाल है आज ये खुसूसी इजलास जैसा कि आप सबको इल्म है कि आज 19 अक्टूबर को जो इजलास होना था उसमें डॉक्टर गोपी चंद नारंग इस मौजू पे 19 जून को जो प्रोग्राम होना था डॉक्टर गोपी चंद नारंग जिस मौजू पे बात करना थी उर्दू और उसका रस्मुल ख़त पे बात होनी थी बहरहाल जैसा कि आप 14 तारीख को इस जहान फ़ानी से वो रुखसत हुए और उर्दू भी ये आज पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जा रहा है और फिल वक्त उर्दू के जो फादर हैं इस दुनिया से रुखसत हुए आप सब हजरात जो इस वक्त मौजूद हैं स्क्रीन पे बखूबी उनको जानते हैं मुद्दतों से जान कुछ लोग 5 दहाई से जानते हैं कुछ और मेरा भी कुछ ताल्लुक रहा है उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से 3 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस जो 4-5 में जिसमें अमजद भी रहे डॉक्टर पीरज़ादा कासिम भी रहते एक हवाला रहा है तो आज बहुत बुझे दिल के साथ हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे उनकी खिदमात को उनकी शख्सियत को दोहराएंगे और यकीनी तौर पर हम क्या पूरी उर्दू दुनिया में जो सुनने वाले हैं इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि एक बहुत बड़ा आदमी हम में से उठ गया तो बगैर किसी ताखिर के मैं शुरू करना चाहूँगा मैं अपने बहुत प्यारे जो आज निज़ामत भी करेंगे मेरे जनरल सेक्रेटरी कारवान फिक्र फन के मोहतरम एजाज हुसैन भट्टी साहब जो माशाल्लाह 5 किताबों के मुसन्निफ हैं उर्दू पंजाबी शायरी करते हैं एजाज मुख्तसर तारुफ के बाद मैं आपको यहाँ से कहूँगा कि प्लीज़ इस जलसे की इब्तिदा कीजिए जी बहुत शुक्रिया वकील भाई आप सबकी इजाज़त से आज का इजलास शुरू करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी मिसीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है दिलों को जोड़ता है फिर उसमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है
سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گمرہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کسی بھی حال میں کہیں سے بھی پکارے وہ سنتا ہے، بہت ہی مہربان ہے، رحم کرتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس جو ادب کے بہت بڑے چاند ہمارے جناب ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب کے ساتھ ہونا تھا، جیسا کہ وکیل بھائی نے بتایا، ہم نے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی، اس کا نام بھی فلائر بھی بھیج دیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ اپنے حال کے حقیقی پر پاس چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے بھی ایک دن جانا ہے، لیکن ان کا جو خلا ہے وہ کوئی پورا نہیں کر سکے گا۔ ادب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن جو اللہ کی مرضی، ہم لوگ اس میں بے بس ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس عطا کرے۔ خواتین حضرات، آج کا یہ 15 روزہ اجلاس جو ہے آج ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب کی یاد میں منایا جائے گا، اور ان کے بارے میں ان کے آج ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، میرا خیال ہے یہ کوئی ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، میرا خیال ہے یہ ان کے بارے میں کہیں سے آواز آ رہی ہے، اس کی ڈبلنگ ہو رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ وکیل بھائی چیک کریں ذرا پلیز۔ ایک یہ کوئی بندہ دو سسٹم سے آن لائن ہے تو وہ ایک سسٹم سے آن لائن ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کوئی بندہ دو سسٹم سے آن لائن ہے تو وہ ایک جی سسٹم سے آن لائن ہو جائے تو ٹھیک۔ کسی نے فون پہ بھی کوئی آن ہے اور کمپیوٹر پہ بھی آن ہے، تو ایک کو بند کر دیں پلیز۔ جی میں شکریہ جس نے بھی بند کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، آئیے اجازت۔ جی جی ہاں خواتین حضرات، جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ آج کا 15 روزہ اجلاس جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب کی یاد میں ہے۔ کاروان فکر و فن ہمیشہ سے پروگرام کرتی ہے، اور ہر 15 دن کے بعد ہم نے کچھ لوگوں کی یاد میں بھی پروگرام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پروگرام کرتے ہیں۔ ہم نے نظم پہ، غزل پہ، ہر طرح کے پروگرام جو ہیں وہ کیے ہیں۔ کاروان فکر و فن جو ہے اس کا تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے بھی زیادہ شمالی امریکہ میں اپنا ادب کا کام کر رہی ہے، جس کی روح رواں جناب وکیل انصاری صاحب ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہہ لیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے گزشتہ کئی سالوں سے اور ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے کاروان فکر و فن کے صدر جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب مقصد ندیم، 3 کتابوں کے مصنف ہیں، بہت سینئر شاعر ہیں، وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور کاروان فکر و فن کے صدر ہیں۔ کان ادا ہماری نائب صدر ہیں، ان کی یہ کتاب بھی آ چکی ہے آنسو کے نام سے، وہ کاروان فکر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ جمیل عثمان صاحب آپ کو نظر آ رہی ہیں اسکرین پہ۔ جمیل عثمان بہت خوبصورت نظم بھی کہتے ہیں، افسانے بھی لکھتے ہیں، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، بچوں کا ادب بھی بہت زیادہ تخلیق کیا، 5-6 کتابوں کے مصنف ہیں، وہ کاروان فکر و فن کے مجلس عاملہ کے ممبر ہیں۔ ان کے ساتھ جناب الطاف زندی صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر، ان کی کتاب قیاس کے نام سے آ چکی ہے، بہت عمدہ شاعری کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو دیکھو آج کل انشائیے بھی لکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے افسانے بھی لکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت کلام کہتے ہیں۔ ہمارے سینئر شاعر جناب الطاف زندی بھی مجلس عاملہ کے رکن ہیں۔ پھر ہمارے ایک اور بزرگ اور سینئر شاعر جناب فرت ندیم ہمایوں صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، 2 کتابیں ان کی آ چکی ہیں اور بہت خوبصورت کلام کہتے ہیں، اردو کے مانے ہوئے شاعر محترم جناب فرت ندیم ہمایوں، وہ بھی ہمارے کاروان فکر و فن کے مجلس عاملہ کے رکن ہیں۔ پھر آپ کو اسکرین پہ جو نوجوان چہرہ نظر آ رہا ہے، ہمارے سب کی بیک بون کہہ لیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکنیکل کام بھی دیکھتے ہیں، اشتہار بھی بناتے ہیں، اردو، پنجابی، پٹھواری تینوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں اور بہت خوبصورت کلام کہتے ہیں۔ متا کے نام سے ان کی ابھی ایک نعتیہ کلام بھی آیا۔ ہمارے سیکرٹری اطلاعات جناب رجا ویس صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ بھی کاروان فکر و فن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے میرا جیسا کہ وکیل بھائی نے آپ کو بتا دیا کہ میں جنرل سیکرٹری کام کر رہا ہوں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ ان بزرگوں کے ساتھ میں مل کے کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کہ ہم اچھا کام کرتے رہیں۔ لیجیے خواتین حضرات، آج کا یہ پروگرام بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ادب کے بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں۔ آج کی صدارت کے لیے میں
درخواست کروں گا جناب افتخار عارف صاحب سے کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت سنبھالیں جو تاریخی اجلاس ہو رہا ہے. مہربانی آپ آغاز کریں پروگرام. بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب امجد اسلام امجد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، باقاعدہ تعارف میں کرتا رہوں گا جو میں ان کو بلاؤں گا. وہ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے. اور اس کے بعد ہمارے مہمان اعزازی جو ہیں وہ محترم جناب ڈاکٹر عبداللہ صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. وہ کے مہمان اعزازی ہیں. آج کی یہ تقریب بہت خوبصورت ہونے جا رہی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم آج بیاد ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جو کہ ہمارے ساتھ ہونے تھے آج ان کی یاد میں منانے لگے ہیں. لیکن کیا ہے کہ دوستوں کو اچھے کاموں کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. آج سب ان کے بارے میں اپنے اپنے خیرات کا اظہار کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ پروگرام شروع کروں، میں جناب وکیل انصاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مہمانوں کا ایک دفعہ باقاعدہ استقبال کریں اور اس کے بعد میں باقاعدہ پروگرام شروع کروں. جی خواتین حضرات، ذرا مجھے بلا لیجیے گا پہلے. جی امجد، بالکل ہم انشاءاللہ تعالی یہ کریں گے. بہت بہت شکریہ، آپ تمام حضرات آئے. اور واقعی یہ محفل جو بھی ہے ہم کوشش یہ کریں کہ صرف یہ تعزیتی جلسہ ہے اور ہم اس کو رکھیں گے جو ہمارے ٹائم فریم ہے اس کے اندر. تو آپ لوگ آئے اور واقعی اس وقت الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ کس طرح ادا ہوں. شاید صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے اور بھی مسائل ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. کل میں اسپتال سے واپس آیا اور ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق مجھے بہت کم بولنا ہے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک اتنا بڑا ایک اہم سہانہ گزرا اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو خراج عقیدت پیش کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا یہی ہے کہ دوست جمع ہو گئے اور ہم اس پہ بات کریں گے، اس شخصیت پہ جو کہ ہمارے بہت قریب رہی، جس کا ہمارا ساتھ رہا کافی عرصے کا. تو یہاں سے ہم لے کے چلتے ہیں. اجازت. جی وکیل بھائی بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. رجا ویس صاحب، آپ اگر کوئی تکنیکی معیار کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تاکہ آپ کی ڈسٹربنس نہ ہو تو پلیز آپ بریف کر دیں تھوڑا سا. جی اعجاز بھائی بہت شکریہ. ابھی تو آلموسٹ سارے دوستوں کو اس کے جو فوائد وہ تو پتہ چل ہی گئے ہیں. تو میں بس یہی گزارش کروں گا کہ باقی جو دوست ہیں جب ایک مقرر بول رہا ہو تو باقی اگر اپنے آپ کو ہم میوٹ رکھیں گے تو زیادہ سہولت رہے گی ہم سب کے لیے. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ رجا ویس صاحب. لیجیے خواتین حضرات، آج کا یہ پروگرام جی اعجاز باقاعدہ جی بہت شکریہ. خواتین حضرات، آج کا پروگرام باقاعدہ شروع کرتے ہیں. میں سب سے پہلے دعوت دوں گا ہمارے بہت ہی اچھے شاعر، افسانہ نگار، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کافی کتابوں کے مصنف محترم جناب جمیل عثمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا تعارف کرا دیں جناب ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب کا تاکہ ہم شروع کریں. شکریہ اعجاز. جناب صدر آپ کی اجازت سے ابھی پچھلے ہفتے کی ہی تو بات ہے. کاروان فکر و فن کے روح رواں وکیل انصاری نے بتایا کہ گوپی چند نارنگ صاحب امریکہ تشریف لائے ہیں اور اپنے بیٹے کے ہاں مقیم ہیں. ان سے بات ہو گئی ہے اور وہ ہمارے پروگرام میں شرکت پر راضی ہو گئے ہیں. آپ کو ان کا تعارف کروانا ہے. میں نے کہا کہ میں ضرور ان کا تعارف لکھوں گا اور ان کے شایع نشان لکھوں گا، لیکن افسوس کے بجائے ان کے تعارف کے مجھے ان کا نوحہ لکھنا پڑ گیا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی گوپی، کیونکہ ان کی عمر 92 سال تھی. لیکن فلک سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. چند دنوں کی تو بات تھی، شاید 4-5 دنوں کی. اگر انہیں مہلت مل جاتی تو ہمارے پروگرام میں شریک ہو جاتے. انہوں نے ہم سے وعدہ کر لیا تھا لیکن وہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. موت نے انہیں مہلت نہیں دی. ان کی موت سے اردو گویا یتیم ہو گئی ہے اور ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے ہمارے سر سے کسی سرپرست کا سایہ اڑ گیا ہو. نارنگ صاحب روشنی کا وہ مینار تھے جس سے سرحد کے دونوں طرف اجالا ہوتا تھا. واہ.
آج بلوچستان کے چھوٹے سے شہر دوکی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، اس کی گلیوں سے لے کر نئی دہلی کے ایوانوں تک پورا بر صغیر پاک و ہند اداس ہے۔ نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا اداس ہے، اس لیے کہ اردو لکھنے پڑھنے اور بولنے والے دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں شارلٹ نارتھ کیرولائنا جہاں ان کا آخری وقت گزرا، شکاگو، لاس اینجلس، ڈیلس، ہیوسٹن، واشنگٹن ڈی سی اور ہمارا نیو یارک، کون سا شہر ہے جہاں ان کے چاہنے والے نہیں ہیں اور جہاں ان کے غم میں اردو والے سوگوار نہیں ہیں۔ نارنگ صاحب نے اردو کے بارے میں کہا تھا کہ اردو ایک ایسا گھنا درخت ہے جس کا سایہ سرحد کے دونوں طرف ہے۔ یہ بات خود ان کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے۔ نارنگ صاحب پاکستان میں بھی اتنے ہی مقبول تھے جتنے کہ ہندوستان میں۔ پاکستانی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک بار جب وہ پاکستان آئے تو لوگوں نے کہا کہ گوپی چند نارنگ صاحب جب یہاں آتے ہیں تو ہماری زبان خراب کر جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے، تو جواب ملا کہ وہ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان خراب لگنے لگتی ہے۔ نارنگ صاحب اردو سے ہیں اور اردو نارنگ صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو اور ہندی میں گوشت اور ناخن کا رشتہ ہے۔ تلفظ کے معمولی سے فرق کے ساتھ دونوں زبانیں ایک ہی ہیں جو کھڑی بولی سے وجود میں آئی ہیں۔ انتظار حسین نے کہا ہے، نارنگ صاحب جب پاکستان کے کسی اسٹیج پر خطاب کرتے رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ پورا ہندوستان ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ اور گلزار نے کہا کہ ان کی انگلی، ان کا ہاتھ ہر وقت ان کے نبض پر، ادب کے نبض پر رہتا ہے۔ وہ ورلڈ لٹریچر کے مین اسٹریم میں بہتے ہیں اور ان کا پرسپیکٹیو بہت بڑا ہے۔ دو پاؤں پہ بہتا دریا، ایک پاؤں پہ ٹھہری جھیل، جھیل کی ناف پہ رکھی ہے اردو کی روشن قندیل۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ۔ گوپی چند نارنگ صاحب اتنی قد آور شخصیت کے مالک ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ 60 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں اور بے شمار تحقیقی مضامین انہوں نے تحریر کیے۔ ان کے 3 تحقیقی شاہکار، ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں، اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب، اور ہندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاعری، بے مثال کارنامے ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے تاریخی، تہذیبی اور معاشرتی پس منظر میں 3 اور بہترین کتابیں تخلیق کی، جن کے نام ہیں امیر خسرو کا ہندوی کلام، سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ، اور اردو زبان اور لسانیات۔ نارنگ صاحب مابعد جدیدیت کے سب سے بڑے نقاد مانے جاتے ہیں۔ ہندو پاکستان میں انہیں بے شمار اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا ہے، جن میں ہندوستان کا پدم بھوشن اور پاکستان کا ستارہ امتیاز شامل ہیں۔ نارنگ صاحب پر 25 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن کے لکھنے والوں میں ظفر سرونجی، جمیل اختر، نذیر فتح پوری، دانش الہ آبادی، ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی اور ڈاکٹر حامد علی خان جیسے نامور مصنفین شامل ہیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی رحلت سے پوری اردو دنیا سوگوار ہے۔ خاص طور سے کاروان فکر و فن والوں کو بہت افسوس ہے کہ ہم آن لائن ہی صحیح ان کا جشن منانے والے تھے۔ اگر وہ ہمیں داغ مفارقت نہ دے گئے ہوتے تو اس وقت ہم ان کا جشن منا رہے ہوتے۔ کیوں چھوڑ کے ایسے وقت گئے جب جشن تمہارا ہونا تھا، جب مل کر بیٹھتے ہم اور تم، جب بات پرانی دہراتے، جب قصے چھیڑتے دیرینہ، یادوں کے دریچے وا کرتے، کچھ بپتا اپنی تم کہتے، کچھ ہم بھی زخم ہرا کرتے، آپس میں چھیڑ بھی چلتی کچھ اور بات سے بات نکلتی کچھ ہم بھی شوخی دکھلاتے، بچوں کی طرح سے اٹھلاتے، ہم بات تمہاری سنتے بھی اور شوق سے پھر سر دھنتے بھی، انمول تمہاری باتیں تھیں، ہم سب کے لیے سوغاتیں تھیں، ہر جملہ قیمتی ہوتا تھا جیسے کہ چاندی سونا تھا، کیوں چھوڑ کے ایسے وقت گئے جب جشن تمہارا۔ بہت شکریہ خواتین۔ جی بہت شکریہ ہمارے جمیل عثمان بھائی۔ خواتین حضرات، ہمارے ساتھ بہت سے دوست آج شامل ہیں اس محفل میں۔ محترمہ انجم خلیل صاحبہ اور محترم خلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ محترمہ سیما اسد صاحبہ نے ابھی جوائن کیا ہے۔ ہمارے صدر محترم جناب مقصد ندیم صاحب بھی آ چکے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جناب ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب کے بیٹے جناب ڈاکٹر پرون نارنگ صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، میں اس سے پہلے کہ دوسرے مقررین کو بلاؤں، مجھے حکم ملا ہے
کہ جناب امجد اسلام امجد صاحب کو پہلے بلایا جائے کیونکہ ان کی والدہ کی برسی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. امجد اسلام امجد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے پروگرامز میں بھی بہت دفعہ آ چکے ہیں اور ہمیں خدمت کا انہوں نے یہاں بھی بہت سے مشاعروں میں. میرا خیال ہے ان کا تعارف کرانا کسی سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. میری اتنی اوقات نہیں ہے. آپ سب ان کو جانتے ہیں. بغیر کسی تاخیر کے سب سے امجد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب امجد السلام. ایسا لگتا ہے کہ امجد صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا آپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر ترون نارنگ صاحب سے, ان کے صاحبزادے. تو یقین طور پر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ڈاکٹر ترون نارنگ صاحب آخری وقت تک ان کے ساتھ رہے. تو جیسے ہم جب آئیں گے لائن پہ تو ان کو لے لیں گے ہم. ان کے صاحبزادے ڈاکٹر ترون نارنگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے والد صاحب کے بارے میں جو کہنا چاہیں. ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. جی آداب. میری آواز سب کو آ رہی ہے ٹھیک؟ جی آ رہی ہے. آپ سب میں سے میں زیادہ تر کو اف ناٹ سب کو میں مل چکا ہوں کسی نہ کسی سٹیج پہ اپنی زندگی میں. سو آج سب کو ایک ساتھ ہو کے یہاں پاپا کا یہ بھی جشن ہی ہے ایک طریقے میں. جو آج ہم منا رہے ہیں یہ بھی ایک طریقے میں جشن ہی ہے. اور انہوں نے ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا. اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں, سب کی دعائیں ہیں, اور ہمیں کیا چاہیے. وکیل انصاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں ہونے کے لیے. بہت بہت شکریہ. کوئک کریکشن, the day he left us was June 15th. 15 جون, that was the day he left us. فادرز ڈے ہم نے آج پہ کیا. مجھے اٹس ویری انٹرسٹنگ the day of this conference. Of course مجھے افسوس ہے میرے والد چھوڑ کے چلے گئے, لیکن اتنا سپورٹ, اتنا پیار ہر طرف سے, اتنی دعائیں. بس ایسے لگتا ہے کہ واقعی جیسے ابھی آپ نے بولا کہ اردو ادب کے والد چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور آپ سب نے اتنا پیار دیا, اتنے میسیجز دیا. I have no words to thank you. 2-4 منٹ آپ کا ٹائم میں لیتا ہوں, اور I'll share some of my feelings with you and do justice to this gathering. ابھی تو اس کا کوئی تذکیرہ ہوا بھی نہیں, ابھی تو اس کا کوئی تذکیرہ ہوا بھی نہیں, ابھی سے بزم میں خوشبو کا رقص جاری ہے. آپ میں سے کچھ نے some of you may have heard this because I was fortunate enough to be a part of his 90th birthday celebration. 2 سال پہلے میں دہلی گیا تھا ان کے 90th birthday کی celebration میں. I gave a speech, اور وہ speech بھی میں نے اسی شعر سے شروع کری تھی ابھی. اور 2 دن پہلے جب ہم نے cremation کری تو وہ speech بھی میں نے اسی شعر سے شروع کری. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ اپنے آپ میں celebration تھا 90th birthday, stepping into the new decade, into the 90s. اور یہ جو ایونٹ ہے, پاپا کہتے تھے جب میں جاؤں I've lived a fulfilled life, so when I go that will also be a celebration. تو یہ اپنے آپ میں الگ قسم کی celebration ہے. باقی ہم سب جانتے ہیں زندگی اس کی جس کی موت پہ زمانہ افسوس کرے غالب, زندگی اس کی جس کی موت پہ زمانہ افسوس کرے غالب. یوں تو ہر شخص آتا ہے اس دنیا میں مرنے کے لیے. جس طرح سے زمانہ آج افسوس کر رہا ہے, اگین I have no words to say. پاپا ہمیشہ یہی کہتے تھے, I've lived a very fulfilled life, and again when I go you will be sad, you'll be hurt, but do not cry and only celebrate. اور تبھی ہم آج یہاں پہ ہیں. اور ویسے بھی گلزار صاحب نے بھی کہا ہے, ہاتھ چھوٹے بھی تو رشتے نہیں چھوڑا کرتے, ہاتھ چھوٹے بھی تو رشتے نہیں چھوڑا کرتے, وقت کی شاخ سے لمحے نہیں توڑا کرتے. تو وہ کہیں نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, بالکل ہمارے ساتھ ہیں. باقی فرام اے فیملی پرسپیکٹو, بیٹے کے طور پہ پاپا واز and he will be the star and the guiding light for me, for my family. آپ سب ملے ہوئے ہیں کافی لوگ, میری امی سے, میری بیگم سے, بچوں سے. So a father will never die, right? A father always lives on in his son's heart, so he will be here forever, and I will carry his legacy forward, which is why we are here today. باقی بہتوں کے میسیجز آئے امی کے بارے میں پوچھتے ہوئے, کیونکہ وہ سب جانتے ہیں she was the woman behind the man, she is what made him the Iron Man. ان کی sacrifice, ان کا پیار, ان کی dedication was unparalleled, and their relationship, ٹھیک ہے ہمارے لیے پاپا سب کچھ تھے,
उनके लिए उर्दू सब कुछ थी. आज कोई कह रहा था कि किसी का फोन आया कि अपनी अम्मी को बताएं कि जैसे वो उनका और उर्दू का सौतन जैसा रिश्ता था. तो उसको उन्होंने इतने साल बर्दाश्त किया. तो इतना लव और सपोर्ट मम्मी के लिए आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता. बट शी वाज द वुमन बिहाइंड द मैन ऑफ स्टील. बाकी मेरी बेगम मोना, मेरे बच्चे श्रेया, रोहन, जिसको पापा मेरी बेटी को कहते थे प्रिंसेस और मेरे बेटे रोहन को कहते थे प्रोफेसर साहब. तो उन्होंने इतना प्यार दिया. दे हैव रिमेन रॉक सॉलिड बिहाइंड मी. उनकी वजह से मैं कुछ महीने पहले अपनी अम्मी और अब्बा को यहाँ ला सका, ताकि as it turns out, he could breathe his last surrounded by all of us, surrounded with love. And it's because of my family that we could make that happen. उनकी literary family, आप लोग हैं, हजारों लाखों और लोग हैं. जिस किस्म का रिलेशनशिप आपका उनके साथ था, he appreciated and admired every single bit of this. मुझे याद है, मैं छोटा बच्चा होता था, हमदर्द यूनिवर्सिटी में हकीम साहब होते थे. वो कहते थे मेरी मम्मी से कि वो किस मेज पे बैठते हैं, किस कलम से लिखते हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं, वो मैं एक दिन जरूर देखना चाहूंगा. अब मैं उस टाइम छोटा सा 4, 6, 8 साल का बच्चा था, लेकिन मुझे वो वर्ड्स मेरे दिमाग में अभी भी न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता. अब वो नहीं है, लेकिन फिर भी हैं, और वो देख रहे हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो ये जैसे glittering stars of अदब की दुनिया are all in front of us. So he is watching us. उनके जन्मदिन पे हमेशा यहाँ यही कहते थे, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000. आज भी मैं यही कहूंगा कि वो जहां भी हैं वो सलामत रहें 1000 बरस, और हर बरस के दिन हो 50,000. उन्होंने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि किसी मुश्किल से पीछे हटें, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट ना करें. आखिरी दिन तक ही वॉज अ फाइटर, ही वॉज अ ट्रू फाइटर. और जब मैं कहता था आप ये कैसे सीखे, आपने ये कैसे ये जज्बात आए, तो वो शेर सुनाते थे गालिब का, कहते थे, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से ना टपका तो फिर लहू क्या है. तो क्या हार्डशिप ऐसी, क्या मुश्किलात ऐसी जो आप नहीं झेल सकते. तो और आखिरी दिन तक उन्होंने हर हार्डशिप, हर मुश्किलात बिल्कुल फेस ऑन करके जिंदगी अपनी जी. बाकी कुछ चीजें एज होती हैं जो खुदा को मंजूर होता है, उसको कोई नहीं टाल सकता. बट ही लेफ्ट अस completely pain free, with full comfort of natural causes. He was not sick, he was not unwell for a long time. He died and left us in complete dignity, respect, surrounded in love. 1930 में सुपरमैन की पैदाइश हुई थी. He was born in 1930. और मैं यही कह रहा था कि जून 15, 2022 में एक और सुपरमैन खुदा को प्यारे हो गए. वो भी सुपरमैन से कोई कम नहीं थे. पापा ने सबको प्यार दिया. उनकी जिंदगी में आखिरी दिन तक हेट्रेड नाम की लफ्ज ही नहीं था उनकी जिंदगी में. he saw the good in everyone, no matter what. कुछ लोगों में ऐसी एक क्वालिटी होती है कि लोगों की जिंदगी में they can make a difference. He had that ability to make a difference in people's lives. उसके टेक्स्ट मैसेज मुझे आज आ रहे हैं कि हमारे घर में एक एक पानी की बूंद, एक एक ब्रेड का टुकड़ा आपके फादर की वजह से है. मैं उनको जानता भी नहीं कौन मुझे मैसेजेस कर रहा है, लेकिन इस किस्म के मैसेजेस आते हैं तो हमें मालूम होता है कि क्या, ठीक है मेरे लिए तो पापा थे, सबके लिए दादा थे, ठीक है, लेकिन वो क्या थे दुनिया के लिए. इस किस्म के मैसेजेस से इट इज जस्ट अमेजिंग. पापा से मैं पूछता था कभी कभी, इतनी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू क्यों? उसका जवाब मुझे, कभी मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, आपने भी देखे होंगे, तो उसके जवाब में मुझे शेर मिलता है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम उर्दू ज़बान. तो उसमें मुझे आंसर मिला कि भाई उर्दू उन्होंने क्यों चुनी. लेकिन एज अ सन उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप जिंदगी में फेल हो रहे हैं तो उस फेलियर की इंपॉर्टेंस क्या है. अगर आप जिंदगी में गिर रहे हैं तो वो क्यों खुदा आपको गिरा रहा है, ताकि वो आपको बताए गिर के उठना क्या होता है. तो बाकी कुछ लोगों ने ये भी मैंने सुना पापा के बारे में कि सुखनवर और भी हैं दुनिया में बहुत अच्छे, लेकिन गालिब कहा है अंदाज़े बयां और, लेकिन नारंग कहा है अंदाज़े बयां. ये मैंने नहीं कहा, कुछ और लोगों ने उनके बारे में कहा. तो ऐसी बातें सुन के आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं. बाकी ये भी हुई मुद्दत की गालिब मर गया,
ابھی تو خیر صرف 5 دن ہوئے ہیں, کل ہم نے چاہتا کہ ہوئی مدت کی غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. وہ آج بھی اگر اس جشن میں ہوتے تو وہ کیا بولتے کیا نہ بولتے, وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. تو پاپا کی یادیں ہیں, آپ لوگ ہیں, ہم جشن منا رہے ہیں, بالکل ان کے دیکھے سے آج سب کے چہرے پہ رونق ہے. میں اتنی خوبصورت اسمائلز دیکھ رہا ہوں سب کے ویڈیو پہ. افتخار انکل, آپ کو اتنے سالوں بعد دیکھا, اتنا اچھا لگا. ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. ٹھیک ہے, بیمار کا حال اچھا ہے, لیکن آپ کے جانے کی جو ویکیوم, جو اسپیس ہے, اس کو اچھا ہونے میں تو صدیاں بیت جائیں گی. Lastly, I will end with the emotion. آپ لوگ ہیں, ہم ہیں, فیملی ہے, انہوں نے ہم سب کی بہت خواہشیں پوری کری, کیا نہیں پورا کرا. کبھی کبھی وہ بولتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ میرے 10 اور گوپی چند نارنگ ہوں, کہ میں اور لوگوں کو بھی ہاں کر سکوں جو چاہتے ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں. تو along those lines مجھے یہ شعر ملا جو میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا ان کی کریمیشن سیریمنی پہ, کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں, لیکن پھر بھی کم نکلے. تو بس یہی ہے, اور ایسے ہمارے فادر ہیں, اور آپ سب اپنی دعا میں ہمیں شریک رکھیں. Keep us in your prayers and bless our family. And I have no words to thank you for arranging this. بہت 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 شکریہ, بہت شکریہ. بہت 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 شکریہ ترون, بہت شکریہ, اور بہت محبت سے, بڑے دل سے تم بولے. اور کہیں کہیں ایسا لگا, آواز سے ایسا لگا کہ ماشاءاللہ انہوں نے اردو دنیا میں نہیں پھیلائی بلکہ اپنے گھر سے بھی ابتدا کی. اور ماشاءاللہ تم بہت اچھا بولے. کیا کہہ سکتا ہوں, ایسے وقت پہ آنا اور اس طرح بولنا, یقین طور پر تم ہماری دعاؤں میں بھی ہے. بہت انکل ایک منٹ, آپ نے گھر پہ اردو کی بات کری, میں آپ کو 1 منٹ اور آپ کا ٹائم لے کے نا بتاتا ہوں جلدی. تو وہ میں 4-5 سال کا بیٹا تھا, بچہ تھا. آپ جانتے ہیں پاپا نے مجھے اردو غزل گانے کے لیے انکریج کیا. تو میں چھوٹا بچہ, میں غزلیں سیکھ رہا ہوں, گھر پہ استاد آ رہے ہیں خان صاحب سکھانے کے لیے, اور میں گا رہا ہوں ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا. اور لوگ دیکھ کے اسمائل کر رہے ہیں, کوئی مسکرا رہے ہیں کہ یہ 6 سال کا بچہ, وہ کیا وفا اور کیا امید اور کیا غالب اور کیا فیض کے, وہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے, پنکھڑی ہے گلاب کی سی. تو اس قسم کے انہوں نے مجھے جذبات اور انٹیلیجنس اور پرسنالٹی جو میری ڈیولپ کری, وہ 4-5 سال سے اپنے آپ کھلنی شروع ہو گئی تھی. تو یہ سب ان کی بدولت ہی ہے. شکریہ. بس یہ کہنا چاہوں گا, ماشاءاللہ تمہارے گھر میں اردو اسی طرح نہیں بڑھی, بلکہ اگر تمہیں یاد ہو کہ جب ایئرپورٹ پہ تمہاری بیگم مونا آئی, تو جب گھر جاتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ مونا بھی اتنی اچھی اردو بول رہی تھی, اور ہماری منرما بہن نے کہا دیکھیے ہماری بہو بھی بہت اچھی اردو بولتی ہے. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کے, تمہیں بات کر کے, اور بہرحال یہ ہے کہ یادوں میں بسیں. تو یہاں سے خواتین و حضرات, مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ کو جانا ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر عبداللہ کو یہاں کہوں کہ ان کا ایک تعلق رہا ہے بہت سارے حوالوں سے, جتنے پروگرام رہے, واشنگٹن ڈی سی بھی آنا. تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب, آپ سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ آج پروگرام آپ سے مجھے بہت ہو رہی ہے. میں نے رات کو گر گیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا, تو مجھے بہت شدید پین ہو رہی ہے. میں پلیز اس کو کنٹینیو کریں. نہیں, مجھے پتا ہے تم رہو ذرا سا, لیکن ہاں میں یقین طور پر کوشش کرتا ہوں. میں ساتھ ہی بیٹھا ہوں, آپ جی ڈاکٹر عبداللہ صاحب, آپ جانتے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی سے ماشاءاللہ ان کا تعلق شعر و ادب سے آج سے نہیں, کوئی 40 سال پرانا ہے. سبھی حضرات جو اس وقت یہاں پہ ڈاکٹر عبداللہ کو جانتے ہیں, یہ آرگنائزر بھی رہے ہیں, اور علی گڑھ المنائی ایسوسیشن کے جو پورے اس وقت امریکہ میں اس کے روح رواں بھی ہیں. تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب, مجھے پتا ہے آپ کا بڑا برادرانہ, بڑا دوستانہ تعلق رہا, اور کبھی کبھی وہ تعلق میں نے بھی دیکھا ہے. تو ان کے بارے میں آپ کے تاثرات. بہت شکریہ وکیل صاحب, آپ نے مجھے 5 منٹ کی نوٹس پہ دعوت دے دی, بہت شکریہ. لیکن بہت سی یادیں, میری پہلی ملاقات 1979 میں اتفاق سے ان کے بڑے بھائی یہاں پہ جگدیش نارنگ صاحب ہوتے تھے, ان کے پاس آئے تو انہوں نے کال کر کے کہا دیکھو گوپی آیا ہے,
हम लोग नाम सुन चुके थे, तुम लोगों को कोई प्रोग्राम करना हो तो मैं उसे ले आऊंगा। खैर एक प्रोग्राम हुआ एसोसिएशन का, हमारी पहली मुलाकात थी, उसमें हमारी एसोसिएशन ने उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया था सर सैयद के नाम पे उर्दू के फरोग के लिए। तो वो एक छोटी सी चीज थी, लेकिन शायद मुल्क के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर वो पहला सर्टिफिकेट था। तो उन्होंने जहां भी स्लाइड या कोई जो आप लोगों ने उनका जश्न किया था उस सीरीज में, उन्होंने उसे लगा रखा था जी। और वो इतनी ही मकबूल थी जितनी कि वो इफ्तिखार आरिफ साहब और फैज साहब के साथ उनकी एक तस्वीर है जिसमें जहरा निगाह तमाम लोग हैं, फराज साहब हैं। मुझे तरुण की याद है गजल, ये मेरे घर में भी गा चुके हैं अपनी हारमोनियम के साथ लेके। नारंग साहब आए थे और इन्होंने, तरुण ने वहां पे प्रैक्टिस की थी। ये जुमला जो अभी कह रहे थे, ये इत्तेफाक से मैंने अभी सुरेंद्र दोयल साहब जो उन्होंने बहुत से तर्जुमे किए हैं नारंग साहब के, तो उनका जो गालिब पे किताब आई तो उसका नारंग साहब ने आके इफ्तिताह किया था। तो उसमें एक छोटी सी नारंग साहब पे फिल्म थी। तो उसके बाद मैंने कहा था मनोरमा जी से कि आपने एक सौतन जो है बहुत दिनों तक बर्दाश्त कर ली उर्दू के हवाले से। दरअसल ये उनके बारे में क्या कहें, एक जगह हमारे मुश्तबा हुसैन साहब ने कहा था नारंग साहब जब बोलते हैं तो लगता है कि पूरी उर्दू तहजीब बोल रही। दरअसल वो उर्दू जबान के नहीं बल्कि उर्दू तहजीब के एम्बेसडर कह सकते हैं उनको। तमाम उनके बोलने में जो नफासत से और जो तमाम खुसूसियात बयान हो चुकी हैं कि किसी की बुराई करते नहीं सुनी, मजाक तो अलग चीज है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव। और एक बात जो अभी तरुण ने कही वही चीज उन्होंने एक दफा मुझे साहित्य एकेडमी के लेटर हेड पे बल्कि लिख के भेजा था। मैं कुछ दिल बर्दाश्ता था, यहाँ पे एक प्रोग्राम में सदारत कर रहे थे। मैंने कहा भाई 25 साल हो गए, मैं चाहता हूँ कि मैं अलग हो जाऊं। तो वो खड़े हुए पब्लिक से, खैर उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं जाएंगे। तो वहां जाके उन्होंने खत लिखा और यही जुमला लिखा था कि जब आदमी कोई काम करता है तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो दिक्कतों से को उनका मुकाबला करना चाहिए, ना कि मैदान छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज जो है जो उन्होंने कही वो बहुत ही अच्छे तरीके से रस्मुल खत पर आप सेमिनार कर रहे थे, कहीं मैंने पढ़ा था रस्मुल खत के हवाले से बड़ी दिलचस्प बात उनकी कि उर्दू रस्मुल खत जो है वो जैसे बहुत से हिंदुस्तान में एक जमाने ब्रिटिश के जमाने ही से हो गया था कि फॉरेन है। तो उन्होंने कहा हमने कुछ हरूफ जरूर ले लिए थे अरबी और फारसी से, लेकिन हमने उसको इतना उर्दुआया है उन्हीं का जुमला टर्मिनोलॉजी, उसको इतना हमने उर्दुआया है कि अगर आप एक पैराग्राफ उर्दू अखबार का ले लें और किसी अरब या किसी पर्शियन आदमी से ये कह देंगे इसको तुम जरा पढ़ो, तो कहें समझना तो दरकिनार वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए कि हमने उन हरूफ में इतने सारे हिंदी के, संस्कृत के आवाजें उसमें डाली, उनके लिखने का तरीका बदला और सारी चीज की वो टोटली एक डिफरेंट स्क्रिप्ट हो गई है। तो ये बाहर का अब बहुत सारे लोग बोलने वाले, मैं नहीं, जाहिर है कि उनके जाने से और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब भी वो आते थे तो मैं दिन भर अपनी छुट्टी लेकर के उनको ले जाता था। एक जमाने जब साख्तियात पे वो किताब लिख रहे थे तो काफी यहाँ बुक स्टोर जाते थे बॉर्डर्स में, तो वो किताबें तलाश करते थे, हम उनकी हेल्प करते थे, किताबें वो खरीदते थे इतनी इतनी किताबें, और एक प्याली हम काफी पीते थे उनके साथ। तो वो 1-1.5 घंटे में मुझे एक सेमेस्टर का कोर्स मिल जाता था। तो मैंने ज्यादातर अदब जो है ये अदब की तारीख जो है वो नारंग साहब की इसी गुफ्तगू से सीखी है। मैं ज्यादा मुझे पढ़ने उड़ने का कभी जिंदगी में इत्तेफाक नहीं हुआ, और उनसे जो पढ़ता था वो यहीं जाके उगल करके लोगों को मैं इम्प्रेस कर लेता था कि बहुत काबिल आदमी है। तो मेरी बहुत यादें वाबस्ता हैं, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे और हम सबको सब्र अता करे। शुक्रिया बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, बहुत अच्छी बातें। हम इसको लेके चलते हैं। देखिए जैसे कि हम अभी आपने जिक्र किया उर्दू कॉन्फ्रेंसेस में जो 3 रोज़ा होती थी हमारे अमेरिका में, तो उसके हमारे सरपरस्त आला भी थे डॉक्टर तकी आबदी के साथ। तो अक्सर उस कॉन्फ्रेंस में जो एक और शरीक होता है उर्दू टाइम्स ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो अंजुम खलील साहब और खलील हमारे
साथ साथ रहते थे, तो बहुत सारी यादें हैं, मीटिंग की, बातें करना, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो अंजुम भाभी, आप कुछ कहना चाहेंगी अपने हवाले से? तो 2005 में हम सब वहां भी तो गए थे, जो उर्दू की जो क्या कहते हैं, नई बस्तियों वाला सेमिनार करवाया था उन्होंने। जी, हम लोग भी थे, शायद आप भी थे आपके जी। साथ दिल्ली में थे। जी, जी, क्या बात है उर्दू की नई बस्ती के हवाले से, बहुत खूब। जी अंजुम भाभी, आप अंजुम खलील साहिबा, ये एडिटर हैं उर्दू टाइम्स की, और खलील साहब बैठे हुए हैं, ये पब्लिशर हैं। जी अंजुम भाभी, आपके थोड़े से ताल्लुकात, फिर हम आगे चलते हैं। जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर गोपीचंद नारंग के बारे में ये कहूंगी। नारंग साहब के बारे में कुछ कहना यही है कि सूरज को चराग दिखाने वाली बात होती है, लेकिन डॉक्टर गोपीचंद नारंग एक रोशन ख्याल, कुशादा ज़हन, दानिश्वर, इल्म और अदब का बेकरार समंदर थे। उर्दू अदब और लुगत पर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। जो बात करते सयाक व सबाक के साथ, वो एक हमजहती शख्सियत, अपने आप में एक दबिस्तान थे। मंतिक, फलसफा, तारीख और उर्दू अदब, खास तौर पर उर्दू शायरी पे गहरी नजर थी। उनका मुतालिया बहुत वसी था। उर्दू अदब और ज़बान पर गोपीचंद नारंग का बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने तनकीद और तहकीक के नए दरवाजे खोले। बरसगीर के कल्चर में उर्दू शायरी के हवाले से इनके तज्ज़िये बहुत अहमियत रखते हैं। इनकी तहरीर व तकरीर में अफकार की वुसअत और ज़हानत छलकती थी। तकरीर करते तो यूं लगता अल्फाज का दरिया बह रहा है। रवां और सबक अंदाज में मुश्किल तरीन शोरा मोमिन, दाग दहलवी, मिर्जा गालिब और दीगर शोरा के अशार की वजाहत मंतकी दलाइल से जहन नशीन कराते थे। 60 से ज्यादा किताबें तहरीर की थी। फ्लोरिडा में अपना नॉर्थ अमेरिका के डॉक्टर्स की जो तंजीम है, जो हर साल प्रोग्राम करते हैं, वहाँ एक मुशायरा था जो उर्दू टाइम्स ने करवाया था। तो वहाँ पे गोपीचंद नारंग को सदारत सौंपी गई थी। नारंग साहब शायरी तो नहीं करते थे, शायर की हैसियत से ज्यादा शायर नहीं थे, लेकिन उस मुशायरे में उन्होंने उर्दू शायरी के हुदूद अरबा और उर्दू की इब्तिदा, अमीर खुसरो की शायरी और दीगर उर्दू के जय्यद शोरा के उम्दा अशार के मुज़य्यन उर्दू उनके उम्दा अशार से मुज़य्यन ऐसी तकरीर की कि मुशायरागाह में सन्नाटा छा गया था। वो से इस तकरीर से उन्होंने वो मुशायरा एक तरह से जीत लिया था, उन्होंने लूट लिया था। यूं ये कहें तो बेजाना होगा कि फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। उर्दू अदब को बेपनाह सरमाए से नवाजा। वो एक अजीम उर्दूदां थे, एक स्कॉलर, उर्दू के सफीर कहलाते थे। बर्र सगीर पाको हिंद ने इन्हें आला एजाज से नवाजा। पद्म विभूषण और भारत के आला एजाज सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। आज एक उर्दू दां अदब का एक मजबूत और रोशन मीनार और एक अजीम स्कॉलर से दुनिया महरूम हो गई है। हम उर्दू टाइम्स, मैं और खलील, अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हमने उनके साथ एक तवील अरसा गुजारा। उर्दू टाइम्स जो हर साल मुसलसिल उर्दू आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से तरतीब दिया करता था, उसमें शिरकत नागुज़ीर हुआ करती थी और हर कॉन्फ्रेंस का वो एक लाज़मी हिस्सा होते थे। आज उर्दू टाइम्स के कता निगार सैयद नसीम अख्तर ने अगले हफ्ते उर्दू टाइम्स के लिए कता भेजा है। मैं वो कता आपकी नजर करके इस अपनी बात को खत्म करती हूँ। नसीम भाई ने अपने कते का उन्वान रखा है, चलिए आगे पेपर नसीम भाई एक मिनट, मैं कता मेरा ख्याल है रह गया इनका। ये अक्सर जो अखबार के एडिटर्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। जी,
पेपर हाँ आगे पीछे हो जाते हैं। जमा हुए हैं। नारंग साहब नसीम अख्तर ने जो खताब उर्दू टाइम्स के लिए भेजा है, जो अगले हफ्ते अखबार में छपेगा, उसका उन्वान है नो है नारंग। नो है नारंग। दर्दे फिराग रह गए, नो है नारंग। दर्दे फिराग दे गया, नारंग चले गए। दर्दे फिराग रह गया, नारंग चले गए। इल्मो अदब का महर दरख्शान नहीं रहा। आशुफ्ता तर ज़ुबान अवामी है इस पे हाय। उर्दू का पासदार निगहबान नहीं रहा। ये कथा इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अखबार की बहुत 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 शुक्रिया अंजुम भाभी। और अब हम बिल्कुल उस तक पहुंच रहे हैं जहाँ पे जी सॉरी आपकी बात खत्म हो गई। एक और शख्सियत जो माशाल्लाह शायरा भी हैं, मुसव्विरा भी हैं, बहुत प्यारे नस्र भी लिखती हैं, नज़्म की बड़ी शायरा हैं, मोहतरमा परवीन शेर साहिबा का से गुजारिश करूंगा कि आपका एक अरसा और मुलाकात रही डॉक्टर गोपीचंद नारंग से, उस पर गुफ्तगू कीजिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया वकील अंसारी साहब। चंद यादें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इस वक्त जब नारंग साहब के इंतकाल की खबर सुनी तो सोचने लगी कि कुछ लोग इसलिए पैदा नहीं होते कि एक दिन उन्हें मौत आ जाएगी। ऐसे नादिर लोग बरसों बाद इस दुनिया में आते हैं जो आंखों से ओझल तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज हम हमेशा सुनते रहते हैं। उर्दू दुनिया में ऐसी लोग कई नस्लों बाद पैदा होते हैं जो अपने इल्म की किरणों से मुस्तकिल रहनुमाई करते हैं। गोपीचंद नारंग साहब से मेरी पहली मुलाकात बरसों कबल शिकागो की एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी। उस वक्त उनकी अदबी कदावरी ने हैरान कर दिया था। उनकी साहिराना तकरीर और तहरीर इल्म बसीरत से लबरेज, ऐसी कुव्वत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वो बरजस्ता बोल रहे थे और विजदान की खिड़कियां खुल रही थीं। उनके फिक्रंगेज तर्ज इजहार ने मुझे मारूफ अमरीकी मुसन्निफ और फलसफी विलियम डोरांट की ये बात याद आई थी कि नॉलेज इज द आई ऑफ डिजायर एंड कैन बिकम द पायलट ऑफ द सोल। यानी इल्म हमारी ख्वाहिश की बिनाई है जो रूह का नाखुदा बन सकती है। नारंग साहब से दूसरी मुलाकात उनके बड़े बेटे डॉक्टर अरुण के घर पर हुई थी जब उन्होंने शायरों और अदीबों को मदऊ किया था। उस वक्त उनसे पुरमग़्ज़ तफसीली गुफ्तगू हुई थी और हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नक्काद प्रोफेसर अतीकुल्लाह सही फरमाते हैं कि नारंग साहब ने उर्दू शायरी के महसूसाती और फिक्री सांचों में मुश्तरका तहजीबी वर्सों को जिस तरह जहन के आसार कदीमा से ढूंढ कर निकाला, तशनगान अदब के लिए वो एक दायमी सरचश्मा फैज की हैसियत रखते हैं। जोसेफ ब्रॉडस्की के लफ्जों में हमारे जाने कितनी नस्लों को गोपीचंद नारंग और शम्सुर रहमान फारूकी के मुतबादिल का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे ये एजाज हासिल है कि मेरी शायरी को उन्होंने बहुत सराहा और मेरे शेरी मजमुए का दिबाचा भी लिखा। साहिर एकेडमी अवार्ड मुझे उन्हीं के हाथों अता किया गया था। उनसे आखिरी मुलाकात 2018 में दिल्ली में हुई थी जब रेख्ता के जरिया मेरे शेरी मजमुए की रहनुमाई नारंग साहब ने की थी। मुझे हमेशा महसूस हुआ कि इनके कलम पर इल्म की इनायतों ने ऐसी सजदरेजी लाजिम कर दी थी कि उसकी पेशानी रोशनाई की तरावट से कभी खुश्क नहीं हुई। गहराइयों में उतरकर हमेशा मोतियों वाली सीपियां बरामद की जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होंगी। नारंग साहब आखिरी दम तक उर्दू की खिदमत में लगे रहे। उर्दू अदब पर इनके बेशुमार एहसानात हैं। इनका कलम एक प्रिज्म था जो बज़ाहिर यकरंगी शुआओं में नेहा मुख्तलिफ रंगों को अलग अलग करके उजागर कर दिया करता था, जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं पाती, सिर्फ प्रिज्म की आंखें ही देख सकती हैं। किरणों में छुपे हुए सब रंगों को छांट पटक कर उनकी असल साख्त को परख कर नुमाया करता था।
उनके अदबी कारनामों को मेरे कलम का दामन कहाँ समेट सकता है। उनकी याद में ही मेरी ये नज्म मेरे एहसास की तर्जुमानी है। बूढ़ा अंबर खाली दामन काले बादल की चादर ओढ़े गुमसुम बैठा है। फूल और पौधे नमदीदा हैं। खामोशी की पगडंडी पर दूर न जाने कहाँ गया वो। बूढ़ी माँ की आंखों के दर पर वजनी आंसू के पत्थर हैं। सर ने उड़ाए बैठी है वो सोच रही है। यख मौसम की बेरहमी जब तड़पाती थी, उसकी बोसीदा चादर में वो पैबंद लगा देता था। रस्तों से कांटे नोकीले पत्थर अपनी लर्जा उंगली से वो चुन लेता था। वक्त के शातिर खंजर ने जब वार किया था, जख्मों पर वो प्यार के फाये रख देता था। दर्द की सीप से निकले हर मोती से दामन भर लेता था। उसकी आवाजों के पंख पे उड़ जाता था। आज ये कैसा सन्नाटा है। उसका बेटा तोड़ के बंधन चला गया है। दूर गुमा की धुंध से आगे, चांद सितारे सूरज सब अफलाक से आगे। पलकें नम हैं, आंखें सूजी, अपना सर घुटनों पर रखकर उर्दू अफसुर्दा बैठी है। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। नारंग साहब हमेशा हर तरफ मौजूद हैं। अब भी उनकी बसीरत के चिराग राहयाबी करते रहेंगे। आखिर में अपना एक शेर भी उनके लिए अर्ज करती हूँ कि एक अकीदत से ज़िया अफरोज है चश्मे सहर, है गजल खां याद में तेरी ये अशजारो कमर। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन शेर साहिबा। और बर वक्त अमजद इस्लाम अमजद भी आ गए हैं, आज की महफिल के हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अमजद, आपका हमारा बड़ा ताल्लुक रहा है, हम लोग कभी दिल्ली और कभी यहाँ उनके साथ रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, न्यूयॉर्क हो या चाहे वो कनाडा हो, तो उस हवाले से भी बात करें। तो अमजद इस्लाम आज हमारे लंदन में जी, लंदन में भी, जी हाँ, माशाल्लाह, ये तो हमारे लंदन की भी जी भाभी, बिल्कुल। तो आप अपने आप को म्यूट किए हुए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमजद अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी, आप ठीक हो गया है? बिल्कुल ठीक हो गया। अब बस हम आपसे सुनना चाहते हैं। अच्छा वकील भाई, हुआ ये, मैं पहले तो माजरत चाहता हूँ। असल में आज मेरी वालदा की बरसी है, तो मेरे सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी, इसलिए मुझे बीच में से उठ के जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए मैं समझ वहां में। बाकी जहां तक देखिए नारंग साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो 40-50 साल में हमने दुनिया देखी है और अपनी अदबी दुनिया देखी है, तो इसमें हमने शायरों को भी मशहूर होते देखा है, अफसाना नगारों को भी मशहूर होते देखा है, नावल निगारों को भी देखा है। लेकिन अजीब बात है कि हमारे यहाँ नकाद और मुहक्किक और माहिरीन लिसानियात ये हमेशा कभी पिछली सफ़ों में रहे हैं और इनको आमतौर पर मुदर्रस वगैरह समझा गया है और कोई सीरियस नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि नारंग साहब का सबसे बड़ा कमाल तो ये है कि उन्होंने एक मुहक्किक और नकाद के तौर पर उर्दू अदब में जो एक तब्दीली ये पैदा की है प्रेफरेंस में, ये कोई बहुत बड़ा आदमी ही कर सकता है, किसी छोटे आदमी के बस का काम नहीं है कि एक ऐसी फहरिस्त जिसमें आप कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपने ना सिर्फ उसको अपना नाम एंटर किया बल्कि उसको ऊपर की साफ में लेकर आए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका जो ज़ौक था उर्दू शायरी के साथ, और जब वो मीर पर बात करते थे, हमें खुद बोलने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे नारंग साहब मेरी जिंदगी के कम से कम उन चंद लोगों में से थे कि जिनके सामने मुझे सुनना अच्छा लगता था। वो इस कदर यानी नसर में ऐसी जादू बयानी जो है ये कम से कम मुझे तो और किसी शख्स में ऐसी नजर नहीं आई। और फिर जब उनसे जाती वास्ता और ताल्लुक हुआ तो फिर उनकी शख्सियत की खूबियां जो हैं वो भी सामने आने लगी। एक तो सबसे बड़ी बात जो थी कि उनका जो एक वसीउल मशरब होना है, वसीउल ख्याल होना है, जो कि सही इंटेलेक्चुअल की निशानी है, हमेशा वो रहे। उनके नजदीक ये अकीदों का और मज़ाहिब का ये फर्क कभी जो है इन्होंने मैटर
नहीं किया, बल्कि उनके ज्यादातर दोस्तों में आप देखेंगे तो वो उनके मजहब और अकीदे से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि उन्होंने जिस तरह से उर्दू के क्लासिकल अदब को, उर्दू जबान के स्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं लिसानियात के, उनको बयान किया है और उसको अवाम के लिए काबिल फहम बनाया है। ये काम किसी और ने हमारे यहाँ नहीं किया। कुछ लोगों ने और अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें वो एक जो डिस्टेंस है आम आदमी के साथ या आम रीडर के साथ, वो कायम रहा है। तो नारंग साहब में ये खूबी थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो अदब के साथ और अदबी माहौल में रहते हुए और पूरी दुनिया उन्होंने ट्रैवल की और पूरी दुनिया में नाम कमाया है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में गुज़श्ता 40 बरस से तकरीबन जब हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों का आना जाना शुरू हुआ, मुझे याद पड़ता है 1977 में जब इकबाल सेंटनरी हुई, उसके हवाले से ये शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जो मुलाकात हुई जिन लोगों से, उनमें हमारे नारंग साहब थे। और आते ही उन्होंने, आप कहिए कि वाकई सही मानों में पाकिस्तान का जो अदबी माहौल है उसको इतना मुतासर किया कि वो हम सब लोगों के पहले दिन से दोस्त बन गए। और फिर हम जैसा जानते हैं दोहा में जो उन्होंने नसर निगारों के लिए अवार्ड का किया और फिर 22-25 साल खुद उसको वो मेंटेन भी करते रहे। मुझे ज़ाती तौर पर उनकी मोहब्बत का, उनकी दोस्ती का शर्फ हासिल है। जब भी मैं कभी इंडिया गया, जिस तरह उन्होंने हमारी आवभगत की, और जब भी कभी दुनिया में कहीं और भी मिले, तो ऐसा प्यारा, ऐसा मोहब्बत करने वाला इंसान जो है वो, और हमारे उनके बेटे जो है तुरन, वो भी इस महफिल में मौजूद हैं। मैंने उनको देखा जब वो भी लड़के थे, तो मुझे ये देखा कि एज ए फैमिली मैन भी नारंग साहब में मनोरमा भाभी हमारी जो हैं, तो ये एक ऐसा आइडियल मैं समझता हूँ इंसान थे नारंग साहब लिखने वालों के लिए, कि आप दुनिया को भी साथ लेके चले, दीन को भी साथ लेके चले, अदब को भी साथ लेके चले, मुआशरे को भी साथ लेके चले। तो इस तरह का इंसान जो है वो बहुत कम, वो एक मैग्नेट के जैसी उनमें एक कैफियत थी। तो आज जाना तो हम सब ने है, वो भी चले गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे उर्दू अदब में बहुत दिनों तक और बहुत देर तक उनका नाम भी जिंदा रहेगा, और उनके साथ मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो भी अपनी दुआएं और मोहब्बत उनकी रूह को पहुंचाते रहेंगे। रब्बे करीम उन पर अपना करम फरमाए। वकील भाई अनम्यूट कर लें। सॉरी अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में आपका कॉलम छपा है और कॉलम के अंदर है डॉक्टर गोपी चंद के बारे में। तो ख्वातीन हज़रात जो हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे हज़रात, मुझे पता है आप लोगों के सवालात में देख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन देखिए ये सवाल जवाब का सेशन नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये कि हम सिर्फ यहाँ जमा हुए ताज़ियत के लिए। तो बिला किसी ताखिर के आज के हमारी तंजीम के सदर मुहसिन नदीम साहब से कहूँगा, इससे पहले कि मैं साहिब सदर को बुलाऊं, इफ्तिखार आरिफ साहब को, आप कुछ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम हाजरीन का, और कुछ कहना चाहेंगे तो मुहसिन नदीम साहब। जी ये इजलास तो उनकी मौजूदगी में होना जो कि हम का था कारवान फिक्र फन की तरफ से, लेकिन अब ये अभी मौजूद हैं वो हम में, लेकिन अफसोस ये है कि हम उनको आखिरी बार सुन नहीं सके, उनकी बातें नहीं सुन। तो मैं तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करूंगा कि सब ने इस ताज़ियती इजलास में शिरकत की और उनको खराज तहसीन किया। दरअसल लफ्ज़ एक ऐसी चीज़ है, इंसान तो इस दुनिया से सब ने जाना, चले जाते हैं। लफ्ज़ नज़्म में हो, गज़ल में हो, किसी तहरीर में हो, नावल में हो, वो जिंदा रहता है और उनके हरूफ जो हैं वो हमारे दरमियान सदियों तक गूंजते रहेंगे। ये ताज़ियत का मौका है, ज़्यादा तकरीर करने के या गुफ्तगू करने का वो नहीं। बहरहाल बहुत अफसोस है उनके जाने पर, और उर्दू अदब एक बहुत बड़े मुहक्किक से, बहुत बड़े तनकीद निगार से महरूम हो गया।
बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद नदीम साहब। इससे पहले कि मैं साहिब सदर कुछ अहमद को सिर्फ 2-4 बातें करना चाहूँगा कि, और मतलब इसके चूँकि मेरी बातचीत उनसे चल रही थी और मंडे तक तो ये था कि 12 जून को मैं करना चाह रहा था ये प्रोग्राम, तो कहने यार वो बहुत जल्दी है, जरा सा आगे कर दो 1-2-4 दिन। मैंने कहा फिर संडे को ही करना होगा, तो संडे को कर दिया। तो फिर वो शायद कहने लगे यार 2 दिन और आगे कर दो, और अगर 2 दिन आगे कर दोगे तो उससे एक फायदा ये होगा कि मैं भी तैयार हो जाऊंगा, कुछ तबीयत भी। तो बहरहाल ये तरुण मौजूद है यहाँ पे कि आखिरी वक्त तक उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस प्रोग्राम में जरूर आए, शरीक हों, और उर्दू रस्मुल खत पे वो लेक्चर देना चाह रहे थे। तो मैंने कहा मुझे पता है आप थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा करना चाह रहे हैं, मेरे उनसे बड़े अजीब से ताल्लुकात थे, बहुत मोहब्बत भी थी और बातें भी करता था। तो उन्होंने फौरन कहा तो उससे क्यों डरते हो कंट्रोवर्सी से, मैं करूंगा। तो हुआ ये था कि बड़े भाई की हैसियत से मुझ जैसा जाहिल आपको भी वो बेचारे अपने करीब रखते थे, बातों में शरीक, प्रोग्राम करने में कैसे उर्दू कॉन्फ्रेंस करनी है, कैसे चलाओ, कैसे नहीं करो। तो तकरीबन हमारे 10-15 साल बहुत ही कुर्बत में, मेरी खुशनसीबी, तुम जानते को मेरे घर पे भी आते रहे, मेरे बच्चों से भी बड़ा प्यार था उनको, और हमारी बहन मनोरमा बहुत ही अच्छी रही। तो इस दौरान ख्वातीन हज़रात, जब मैं आपसे बात कर रहा था, पीरज़ादा कासिम साहब तशरीफ लाए। ये मुझे नहीं पता, बेअदबी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि पीरज़ादा कासिम साहब इस हमारे अदबी मंजरनामे में गुज़िश्ता 40-50 साल से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप जरा सी देर हुई, लेकिन हम साहिब सदर से पहले आपको सुनना चाहेंगे, आप अपने तासुरात कुछ बयान करेंगे, तो आपकी आवाज़, ये पूरी महफिल आपकी मुंतज़िर है। जनाब वकील अंसारी साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है। आ रही है जी। अब ये ताज़ियती जलसा है, और जो नुकसान हमारा हुआ वो एक ऐसा है कि जिसकी तलाफी मुझे नजर नहीं आती। वैसे तो जमाना और वक्त है, ये आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई सिलसिला बनता चला जाता है, लेकिन नारंग साहब की जो जिंदगी, उनकी अमली जिद्दोजहद और ये सारी चीजें ऐसी थी कि वो एक बिलाशुबा एक नाबगा जिसे कहते हैं, वो उर्दू अदब, जबान और उसके हवाले से ये हमें मिल गया था कुदरत की तरफ से। तो अब आप ये देखिए कि नारंग साहब ने जो पूरी जिंदगी अपनी गुजारी है वो उर्दू और उर्दू के गिर्द घूमती है। पूरी उनकी जिंदगी, उनकी जिद्दोजहद, और इससे उर्दू को इतना जबरदस्त एक तक़वियत मिली और एक ऐसा सिलसिला बन गया, आलम वजूद में आ गया कि जिससे हमने ये देखा कि न सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि उर्दू अदब, और इन दो चीज़ों के साथ, यानी ज़बान और अदब, ज़बान पे काम करने वाले बहुत से थे और अब भी यकीनन आगे बढ़ाएंगे, अदब पे काम करने वाले तो बहुत हैं और इस सिलसिले को आगे ले जा रहे हैं। इन दोनों पे उनकी गिरफ्त के साथ साथ जिस चीज़ पे उन्होंने गिरफ्त की और जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया वो थी उर्दू ज़बान की तहजीब। इसे समझना चाहिए। यानी जो सारी जिंदगी उन्होंने ये कहा कि जो ज़बानें हैं उन ज़बानों पे अगर आप नज़र डालिए तो उनकी अपनी एक तहजीबी सिलसिला होता है, और वो तहजीबी सिलसिला जब अपनी इंतहाओं में जाता है तो वो पूरी की पूरी तहजीब बन जाती है। तो उर्दू तहजीब के हवाले से, उर्दू ज़बान से जो तहजीब जुड़ी हुई है उसके हवाले से जो उन्होंने काम किया और जो बात की, वो एक समझ लीजिएगा कि कैसी है कि मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि कौन इस कला को पुर कर सकेगा। और नारंग साहब में ख़ास बात ये थी कि जो उनकी ज़िंदगी को जानते हैं कि जैसे उन्होंने खुद बयान किया, यानी उनसे जब आप मुकालमा करते थे, जब आप उनका लेक्चर सुनते थे, जब आप उनके दरसियात में शामिल होते थे, जब आप उनकी तहकीकी काम को देखते थे, किताबें जो उन्होंने जो लिखी हैं, बड़ा तहकीकी काम किया है, इस सब को जब यकजा करते हैं तो ये पता चलता है कि उर्दू ज़बान की एक ऐसी वक़ी खिदमत करने वाला हमारे दरमियान से उठा है कि ज़ाहिर है कि वो याद तो रहेंगे, इसलिए कि उनका ये सारा काम हमारे साथ रहेगा,
जब तक ये ज़बान कायम व दायम है ये काम हमारे साथ रहने वाला है। उर्दू की जो बड़ी ख़ास बात जो उन्होंने ये कही कि जिस पे वो कहते थे कि इसकी ज़बान का हुस्न है, ज़बान की एक अपनी समझ लीजिएगा कि एक क़ुव्वत है, इन सारी चीज़ों को वो इसमें साथ साथ लेके जाना चाहते थे। और समझ लीजिएगा कि एक बोली जाने वाली ज़बान पे जो उर्दू एक बड़ी ज़बानों में शामिल हो गई, उस पर भी उन्होंने बहुत ही कमाल के साथ बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ हमारे दरमियान छोड़ गए हैं। अब मसला ये है कि जो बड़ी ख़ास बात मैंने उन्हें देखी, मेरे अपने ज़ाती ताल्लुकात जो उनसे रहे ऐसे मुशफ़क़ाना और ऐसे समझ लीजिएगा कि वो ज़ाहिर है मेरे साथ हैं और मुझे याद रहेंगे, तादेर याद रहेंगे। वो जो उनके अंदर एक बात ये थी कि जो सिलसिले उन्होंने उर्दू ज़बान और उर्दू अदब के हवाले से, बिलखुसूस ज़बान के हवाले से वो जो सिलसिला आगे बढ़ाया और जो उन्होंने टेक्स्ट और किताबें वो लिख के हमारे दरमियान छोड़ गए, वो सब अपनी जगह एक ऐसी मुसल्लमा हकीकत है कि जाहिर है कि वो हमारे साथ रहेंगी। मगर एक आलमगीर सतह पे मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आलमगीर सतह पे उर्दू को इतनी तक़वियत दी। यानी लोग अपने अपनी जगह बैठ के काम कर रहे थे। मेरी नियाज़मंदाना मुलाकातें रही हैं, मालिक राम साहब से रही सारी जिंदगी, वो अपनी जगह बैठे थे और वो अपने उसमें मगन काम कर रहे थे। लोग अपने दायरे बना लेते हैं, अपने दायरे बना के अपनी एक अमलदारी सी बन जाती है, फिर उसमें वो काम करते हैं और दूसरों को भी तरगीब ये देते हैं कि आप इसमें काम कीजिए, यहाँ आइए। लेकिन नारंग साहब ने जो है इस किस्म का काम इस तरीके से नहीं किया कि अपने आप को कहीं कन्फाइन कर लें, कहीं उनका जो इलाका है बस ये है कि साहब ये है और आपको अगर कुछ बात करनी हो, कुछ काम करना हो तो आप इसमें आइए। उन्होंने अपने आप को खोल दिया और इस तरीके से कि पूरी आप ये देखिएगा कि जैसे हमने कहा है उर्दू सकाफत, वो सकाफत बनती चली गई है। तो अंसारी साहब आप बहुत ही आपने अच्छा किया। देखिए मुझे बड़ा दुख ये है कि आपके साथ बात हो रही थी और अभी कोई चंद ही अरसा, मतलब ये कि चंद रोज गुजरे हैं और हम ये कह रहे थे कि उर्दू समझ लीजिएगा कि इसके रस्मुल खत पे हमें 19 तारीख को बात कर लेनी चाहिए और हम नारंग साहब के साथ अगर इसमें डायलॉग करेंगे तो क्या अच्छा होगा। अब आप देखिए कि देखते ही देखते हमारे दरमियान नहीं रहे वो, और हम उनसे बात भी की थी तो वो तैयार थे इस पर कि आज 19 तारीख को उनसे उर्दू और उसके सिलसिले में बात होगी और वो जैसे कि हम सब आपस में एक दूसरे को सुन रहे हैं ऐसे ही हम नारंग साहब को सुनेंगे। लेकिन नारंग साहब हैं और नारंग साहब जो है वो उनके होने का एहसास जारी और सारी रहेगा। मैं जाहिर है कि उनके सब घर वाले, उनकी बेगम भी इतनी करीब, ऐसे उनका लोग सारे का सारा घराना वो उनका तरबियत याफ्ता था। तो सबके लिए अब हम तो ताज़ियत करते हैं दूर बैठे हुए और हमारे दिलों में वो जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। और जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप बर वक्त आए। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज थे ज़हनी तौर पर, तो प्रोग्राम की हर नौइयत को जानना चाह रहे थे कि सवाल जवाब कौन करेगा, तो मैंने कहा चलिए आप बताइए। तो जो 4-5 नाम थे उसमें इफ्तिखार आरिफ साहब का सबसे पहले उन्होंने नाम लिया, आपका नाम लिया। अमजद के बारे में तो शायद उनकी कुछ दोस्ती ज्यादा है, यार अमजद से भी कहना कि वो जरा शामिल हो जाए। तो इस तरह के 2-4 नाम थे। रजा अली आबदी साहब, तो क्या ये मुझसे सवाल करेंगे या नहीं करेंगे मेरे लेक्चर के बाद? मैंने कहा अगर आपने कोई कंट्रोवर्शियल बात की तो हम बिल्कुल सवाल करेंगे आपसे। तो इस तरह का प्रोग्राम तरतीब हो रही थी। वो उसमें गो के आवाज में नकाहत थी लेकिन वो ताजगी जरूर थी। कहने अच्छा तो बस ठीक है, अब मुलाकात होगी तुमसे 19 तारीख को, लेकिन 1-2 दिन पहले मुझसे बात कर लेना। तो 15 तारीख को वो हम मिल ही रहे। तो ये आपको मैं किस तरह कहूँ। अब इफ्तिखार उर्दू जिनके सबसे पहले नाम लिया था, मेरी ख्वाहिश है इफ्तिखार भाई बड़ी देर से बैठे हुए हैं, आप आए और मेरी आवाज पे लब्बैक कहा, और आपका बड़ा करीबी, आप सभी हज़रात का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। तो मैं जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब से, जो इस वक्त माशाल्लाह हमारे दरमियान इस वक्त एक बहुत बड़ा उर्दू का सतून है, मौजूद है, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में कुछ गुफ्तगू फरमाइए। इफ्तिखार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत ही मैं एहसानमंद हूँ आपकी यादावरी का। ये मौका जाहिर है कि ताज़ियती नौइयत की बातें होती हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इल्मी मबाहिस का शायद महल न हो। हमारे तमाम दोस्तों ने तरुण से लेकर और भाई कासिम तक सबने अपने अपने हवाले से गुफ्तगू की। गोपीचंद नारंग मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी उर्दू दुनिया के इस वक्त के भी सबसे बड़े आदमी थे, और उनके जाने के बाद उर्दू दुनिया बहुत गरीब सी महसूस करती है। पिछले चंद बरसों में हमारे बड़े लोग गए और कोई तकाबुल और मुकाबला और गुफ्तगू न बरमहल होती है और न की जा सकती है। बिलाशुबा गोपीचंद नारंग का जाना जो है ये हमारे ज़माने का बहुत बड़ा नुकसान है। ज़ाहिर है 91-92 बरस की उम्र हमारे यहाँ बड़ी उम्र समझी जाती है, और आखिर वक्त तक वो काम करते रहे और उर्दू के सबसे बड़े अलमबरदार, और जैसा कि कहा गया कि इल्मी सतह पर, इंतज़ामी सतह पर, तहजीबी सतह पर, आलमी सतह पर उर्दू को नुमायाँ करने में उनका बड़ा काम है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज से कोई 6-7-8 दिन पेशतर, इंतकाल से गालिबन 3-4 दिन पेशतर उनका एक पहले मैसेज आया, फिर एक टेलीफोन आया कि वो जो उनकी बड़ी किताब है उर्दू की, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी, उसका अंग्रेजी तर्जुमा हो रहा था, कर दिया था उन्होंने, और उनके साथ जो उनके साथी हैं देवर, उन्होंने तो उसके लिए फैज साहब की कुछ चीज़ें उसमें शामिल थी। तो फरमाया कि इसके मुझे वो जो हुकूक हैं उसके सिलसिले में रुटलेज वालों ने उनसे कहा है कि वो रसा से इसका इजाज़तनामा चाहिए और वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे वो भेजा, फिर वो जो कागजात होते हैं कानूनी, वो मैंने मुनीज़ा से फैज साहब की जो साहबजादी हैं छोटी, उनसे गुजारिश की, उन्होंने उसी वक्त उस पर दस्तखत करके और भिजवा दिए ईमेल पर। तो फिर उनका मैसेज आया कि वगैरह वगैरह। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आखिरी सांस तक वो उर्दू की तबीज फ़रोग़ के सिलसिले में और लिखने पढ़ने के सिलसिले में जो उनका इल्मी काम था वो करते रहे। मैं एक आध बात ज़रूर करना चाहूँगा, इसलिए कि इस तरह की ज़ाती बातें भी ज़रूरी होती हैं, मगर जो उनका इल्मी मकाम और मर्तबा तनकीद में और अदब में है उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए, इसलिए कि उसको बाकी रहना है। उनकी बाज़ किताबें जो हैं वो बुनियादी और कलीदी हैसियत रखती हैं हमारी अदबी ज़िंदगी में। पहली किताब जो उनकी बड़ी किताब कही जाती है वो हिंदुस्तानी किस्से और उनको उर्दू मसनवियों में उसकी जगह और उसकी गुंजाइश है। उसके बाद आखिरी जो बड़ी किताब उनकी गालिब के हवाले से आई, तो गोया कहा जाता है 60 के करीब उनकी किताबें हैं और उसमें मुदव्वन और मुरत्तब किताबें भी शामिल हैं। इनमें बेशतर हिस्सा ऐसा है कि जिसमें उन्होंने ऐसे गोशों की तरफ रहनुमाई की है जो शायद उससे पहले उस तरह से नहीं देखे गए। मसलन हमारे यहाँ उर्दू में शेरियात मशरिक़ के नाम पर अरबी और फ़ारसी का बहुत जिक्र रहा, मगर जो हिंदी और संस्कृत की शेरियात थी उससे बहुत कम लोगों ने इस्तिफ़ादा किया। ये जो गालिब वाली किताब है इसमें बेदिल के और गालिब के हवाले से जो उन्होंने जो संस्कृत के जो नाट्यशास्त्र के हवाले से और हिंदी की जो संस्कृत की जो शेरियात है पोएटिक्स में उसके हवाले से जो गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ वो हम लोगों के सबके पढ़ने के लिए और बहुत ही अहम और बिल्कुल एक नई चीज़ है जो हमारे तलबा के भी लिए और असातिज़ा के लिए भी। दूसरी बात ये कि जो लसानियात के सिलसिले में, उसलूबियात के सिलसिले में, साख्तियात के सिलसिले में, हम तो शुरू में मैं उनसे मजाक किया करता था कि भाई ये जो साख्तियात है और
साख्तियात है और ये जो तुम बातें करते रहते हो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की और रशियन स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह वगैरह की, मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा खदा था जो उर्दू में जितना लिखा गया इस इन मौज़ूआत पर, दुनिया में होने वाली लिसानी अदबी फलसफियाना गुफ्तगू को उर्दू में जिस अंदाज से नारंग ने मुंतकिल किया, इसका कोई दूसरी मिसाल आपको नहीं मिल सकती। और मैं समझता हूँ कि वो जो किताबें उनकी हैं वो हमारी निसाबी ज़रूरतों की और दरसी ज़रूरतों की आला से आला सतह तक पर बहुत ही। अच्छा, दूसरी बात जो उनके बारे में बार बार कही जाती है, बिलाशुबा मैंने तो 50-60 साल के करीब जिंदगी गुजारी इल्मी इदारों में और मुख्तलिफ हैसियत में। मैंने कोई और ऐसा आदमी तलाक़त लिसानी के एतबार से नहीं देखा जैसी अच्छी गुफ्तगू और जिस कदर शाइस्ता लबो लहजे के साथ, जितनी मतानत के साथ, जितनी मोहनी जिसको हम कहते हैं उर्दू की पुरानी ज़बान में, कि बस सुनने वाला उनको सुनता रहे और उनको देखता रहे। वो खुद ये कहा करते थे, बाज़ लोगों का नाम लेते थे, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ कि मैंने उनसे सीखा और मैंने उनसे सीखा और उनको देखा, मगर उनके असातिज़ा में भी कोई इस तरह का गुफ्तगू करने वाला मैंने नहीं देखा। कोई मौजू हो, यानी अगर फर्ज कीजिए कि वो अमीर खुसरो के हिंदवी कलाम पर गुफ्तगू कर रहे हों या फर्ज कीजिए मसनवियों पर गुफ्तगू कर रहे हों, उसलूबियात या लिसानियात के किसी मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हों, करबला के शेरी इस्तिआरे पे गुफ्तगू कर रहे हों। अच्छा, दूसरी बात जो मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से कह सकता हूँ कि इस कदर मेहनत करने वाला आदमी मैंने नहीं देखा। अगर फर्ज कीजिए उन्हें कल या परसों 10 मिनट की 5 मिनट की गुफ्तगू भी करनी होगी तो उसके लिए वो पूरी तैयारी से वो गुफ्तगू करते थे। जो लोग उनके घर गए हैं उन्होंने देखा है, अभी जिक्र आया यहाँ, जिस भी शहर में जाते किताबें जमा करते, और इतना साहिब मुताला आदमी भी मैंने नहीं देखा। बहुत लोग होते हैं जो किताबें पढ़ते हैं और उनको उनकी नज़र होती है और बिलाशुबा और लोग भी होंगे, मगर मैंने जैसा उसका इजहार करते, जिस कदर खूबसूरती के साथ उसका बयान करते थे, और एक बात जो बार बार कही जानी चाहिए और इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने कोई दूसरा आदमी वैसा नहीं देखा उर्दू के लिए बर्र सगीर में कुशादगी पैदा करने और वसअत पैदा करने और गुंजाइश पैदा करने और कबूलियत पैदा करने के लिए अमली तौर पर भी जितना काम नारंग ने किया उतना काम किसी और। बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम बड़े बड़े अलकाबात उनके नाम के साथ आते हैं, मगर उर्दू से फासला तो जरूर पैदा किया गया, उर्दू को से दूर तो जरूर किया गया, मगर उर्दू के करीब लाने में जो किरदार नारंग ने अदा किया वो मैं समझता हूँ कि किसी दूसरे आदमी ने हमारे ज़माने में नहीं किया। और इनकी जो इंतज़ामी सलाहियतें थी, जिन लोगों ने उनके गोया मुनज़्ज़म किए हुए कॉन्फ्रेंसें देखी हैं, देखिए मुझे बहुत से लोगों को ये मौका मैसर आया होगा जिस ज़माने में वो जामा मिलिया में काम करते थे, उन्होंने मीर तकीमीर पर और अनीस पर और बेदी पर जो सेमिनार्स कराए, मैंने दुनिया में उर्दू के इतने मुनज़्ज़म सेमिनार नहीं देखे जैसे नारंग के सदर शोबा होने के ज़माने में जामा मिलिया में कराए गए। बिल्कुल इसी तरह एक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, हमारे अली सिद्दीकी मरहूम जो थे वो उसके रुहरवा थे, मगर जो सारा काम, इल्मी काम, तहजीबी काम जितना था उसके पसेपुश पीछे रहकर प्रोफेसर गोपीचंद नारंग किया करते थे। और चुनाचे आप देखेंगे कि उस जमाने में सारी दुनिया में जिस तरह से उर्दू का बोलबाला, यानी अभी कहा गया कि ये जो हमारा उर्दू के नस्र के एजाज़ात के लिए कतर में जो सिलसिला शुरू हुआ, ये नारंग के ईमा पर शुरू हुआ और हमारे मुसीबुर रहमान साहब
मरहूम, उन्होंने शुरू किया, वो नारंगी ईमा पर शुरू किया गया। तो इस तरह के काम हिंद साहित्य अकेडमी के ज़माने में जो काम उन्होंने किया, उर्दू को हिंदुस्तानी साहित्य अकेडमी में नुमाया मकाम दिलाने के सिलसिले में जो कोशिश उन्होंने हिंदुस्तान में की, और एक बहुत मुश्किल ज़माने में उन्होंने हिंदुस्तान में उर्दू की रहनुमाई की और उर्दू तहरीक की रहनुमाई की। और मैं समझता हूँ कि देखिए, जब आदमी काम करता है तो उसके सिलसिले में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, और अपनों की तरफ से भी मुश्किलात आती हैं, और गैरों को तो करना ही चाहिए। मगर आप देखेंगे कि नारंग साहब ने कभी उलझे बगैर अपना काम जारी रखा, और उर्दू के काम को और उर्दू तहजीब के और उर्दू ज़बान के काम को आगे बढ़ाए रखा। मैं समझता हूँ कोई हिंदुस्तानी नक्काद उर्दू के पाकिस्तान के उर्दू मंजरनामे से इतना वाकिफ नहीं था जितना प्रोफेसर गोपीचंद नारंग वाकिफ होंगे। हमारे छोटे छोटे शहरों के लिखने वालों को, हमारी ज़बान के लिखने वालों को, सारी दुनिया में जो लोग लिख पढ़ रहे थे, चाहे वो अफसाना लिख रहे हों, नावल लिख रहे हों, शेर कह रहे हों, ये मुमकिन नहीं था कि नारंग की नज़र उन लोगों पर न हो। इस तरह अपने आप को उन्होंने अप टू डेट रखा था। फिर दुनिया में जो कुछ लिखा जा रहा था उससे वाकिफ थे, आलमी अदब से वाकिफ थे, आलमी अदब की जो इल्मी तहरीकें हैं उनसे वाकिफ थे, मगरिब में होने वाली अदबी तहरीकों से वाकिफ थे। और आखिरी बात मैं आपसे कहूँ, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग बुनियादी तौर पर एक मॉडर्निस्ट नक्काद के तौर पर सामने आए, जिसके एक मानी है, जब हम कहते हैं कि कोई जदीद अदब से उसका ताल्लुक है, एज अगेंस्ट तरक्की पसंद तहरीक के। मगर आप देखिए कि उस जमाने में जब तरक्की पसंद तहरीक का बहुत ही शोर था और किस्सा था, उन्होंने और शमसुरहमान फारूकी ने और वारिस अलवी ने और वगैरह वगैरह, एक आले अहमद सुरूर साहब, ये वो लोग थे कि जिन्होंने एक दूसरे रास्ते को इख्तियार किया। नारंग के तमाम तर इख्तिलाफी इल्मी इख्तिलाफ के बावजूद नारंग की दोस्तियां सज्जाद ज़हीर साहब से और सरदार जाफरी साहब से और कैफी भाई से, इन सब से उसी तरह बरकरार रही जैसे कि पहले थी। और उन्होंने बिला किसी नए लोगों को मुतारिफ कराने में कभी पीछे नहीं रहे। देखिए, हम तो पाकिस्तानी अदीबों और शायरों में बहुत सी हिंदुस्तानी किताबें नहीं आती हैं, मगर हम उनकी वजह से, फर्ज कीजिए, हमें वाकिफियत हुई कि भाई सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने कैसे हैं, या फर्ज कीजिए बलराज कोमल की नज़में कैसी हैं, कुमार काशी कैसा लिखते हैं, बानी कैसा शायर था, शहरियार भाई कैसा, वगैरह वगैरह। तो वहाँ के नौजवानों को, सलाउद्दीन परवेज या आशुफ्ता चंगेज़ी, यानी बिल्कुल नए लिखने वालों को भी उन्होंने, मैं खुद अपने बारे में कहता हूँ कि मैंने अभी शायरी शुरू की थी कि उन्होंने मेरे बारे में मुझे इज्जत बख्शी, और मैं आखिर वक्त तक उनका एहसानमंद हूँ और मैं उनको याद रखूँगा। मैं घर के फ़र्ज के हवाले से कहता हूँ कि मनोरमा बहन या तरुण या अरुण, ये जो बच्चे हमारे हैं, 52 सर्वोदय एनक्लेव जो है वो मेरे घर की तरह था, और वगैरह वह मेरे घर वालों के घर की तरह था। अब एक बात मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, नारंग के घर में किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। मैं आपकी वसातत से ये बात कहना चाहता हूँ, और तरुण से भी और भाभी से भी जब वो बात करने के काबिल होंगी, अभी तो उनका हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये ज़रूर कहूँगा कि वो किताबें, वो ज़ख़ीरा किताबों का जो नारंग के पास था, उसको महफूज किया जाना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से ज़ख़ीरों को ज़ाया होते देखा है, बड़े बड़े लोगों के ज़ख़ीरों को ज़ाया होते देखा, उसको महफूज किया जाना चाहिए। और जितनी जल्दी वो ज़ख़ीरा, देखिए मैं अपने बारे में कहता हूँ कि जैसे मेरे बच्चे बाहर हैं तो उनके लिए उनकी किताबों को महफूज करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी किताबें मुक़्तदरा कौमी ज़बान के हवाले की कि भाई आप संभालिए, वगैरह वगैरह। तो नारंग का ज़ख़ीरा तो बहुत ही आला सतह की किताबें वहाँ पर
दरसी किताबों के हवाले से, तहकीकी किताबों के हवाले से बेशुमार फोटो स्टेट्स उसके पास हैं, बेशुमार दुनिया की लाइब्रेरियों से जमा की हुई फिल्में उनके पास हैं। उन सबको महफूज किया जाना चाहिए, इसलिए कि वो हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया है। मेरे लिए एक ज़ाती नुकसान है, मेरे लिए हिंदुस्तान का एक दूसरा नाम गोपीचंद नारंग था। मेरे बड़े भाई के हैसियत से, मेरे खानदान के, यानी उर्दू खानदान के भी वो बड़े थे, और मेरे ज़ाती तौर पर, यानी मैं बिला बरमला ये बात इतराफ के साथ कह रहा हूँ कि वो मेरे मोहसिनों में थे। मैंने उनसे बहुत सीखा, बहुत से इल्मी मौज़ूआत और तसव्वुरात, जिससे मैं तो एक उर्दू का उस तरह का आदमी, यानी मैं दरसी सतह पे तो मैंने उर्दू नहीं पढ़ी है, लेकिन जो कुछ मैं थोड़ा बहुत जानता था, मैं जो भी मुझे दिक्कत पेश आती थी मैं उनसे पूछता था। और नारंग का जाना जाहिर है, जब हम लोगों की उम्र इस कदर हो जाती हैं तो फिर हम सब पाबरकाब हैं, और जाहिर है जब आदमी एक खास सतह से होता है, हम अपने वालिदैन कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे भाई हमारी बहनें कितनी भी उम्र में चली जाएं, हम तो ये चाहते हैं कि वो हयात रहें, बट वी शुड सेलिब्रेट नारंग। हमें, यानी हम जब उनका नाम लेते हैं तो हम फख्र से नाम लेते हैं कि नारंग ने ये किया और ये किया और ये किया। जाहिर है मुझे ये फख्र हासिल है कि जिस जमाने में अभी उनको पद्म भूषण हिंदुस्तान में नहीं मिला था, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने पहली बार किसी गैर मुल्की को, अदीब को सितारे इम्तियाज से नवाजा था। और मैं समझता हूँ कि इस पे हमें फख्र करना चाहिए। दोनों मुल्कों को जोड़ने, देखिए बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि उनको सियासी रुख देने की कोशिश की जाती है, और ये सियासी हथकंडे हर ज़माने में इस्तेमाल होते हैं कोई, और तमाम मुल्कों में इस्तेमाल होते हैं, मगर नारंग कोशिश करते थे कि इन तमाम कंट्रोवर्सी से और यानी मुतवक्किल तनाज़ात से भी अपने आप को बचाए रखते थे। चुनांचे कभी उन्होंने, आपने देखा कि फैज साहब से उनकी और सरदार जाफरी से और बन्ने भाई से जैसे उनके ताल्लुकात थे, आखिर वक्त तक तरक्की पसंद दोस्तों से उनके बहुत ही अच्छे रवाबित रहे, और कभी उन्होंने ज़बान, यानी जो भी लिखा है आप देखेंगे, कभी अपने मौक़िफ़ से उन्होंने इन्हिराफ नहीं किया, अपने तसव्वुरात से इन्हिराफ नहीं किया, और उर्दू की मोहब्बत में हर आदमी से, हर इदारे से, हर शख्स से, दुनिया कहीं है, उर्दू की हिफाजत के लिए जो कुछ उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। उर्दू अपने एक बहुत बड़े मोहसिन से और अपने एक बहुत बड़े रहनुमा से, जिसने अमली तौर पर भी और इल्मी तौर पर भी उर्दू पर जितने एहसानात किए, यानी मैं समझता हूँ कि हम उर्दू वालों को और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, हम सब उनको मोहब्बत से याद करते हैं और इज्जत से याद करते हैं, और उनके एहसानात को तस्लीम करते हैं और उनकी खिदमात का इतराफ़ करते हैं। और हमें यकीन है कि यानी नारंग साहब के बारे में कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत बुलंद रखेगा, इसलिए कि वो दिलों को जोड़ने वाले थे और लोगों का एहतराम करने वाले और मोहब्बत करने वाले आदमी थे। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत खराज अकीदत आप सब हजरात ने पेश किया, और यकीन तौर पर इस मुख्तसर अरसे में यही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मुझे खुशी ये हो रही है कि नारंग साहब के जो भी करीब रहा और जिस तरह उन्होंने मोहब्बतें बांटी, तो आज दिलो जान से उनके लिए दुआ निकलती है, उनकी फैमिली के लिए दुआ निकलती है। ये डॉक्टर तरुण न्यूयॉर्क में रहे हैं और एक मेरा एक थोड़ा बहुत वक्त इनके साथ गुजरा है, इनकी फैमिली को करीब से देखना, मुनरमा बहन को करीब से देखना, तो ये मेरे लिए एक फैमिली है और हमेशा ये फैमिली रहेगी मेरे लिए। और डॉक्टर साहब के बहुत सारी ऐसी बातें जिसको हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वक्त हो रहा है और मैं फर्दन हर शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, आप आए बहुत मुख्तसर नोटिस पे, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। अंकल मैं माफी चाहता हूँ, इफ्तिखार अंकल पापा की जो किताबों के बारे में कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता था बस जल्दी से कि उनकी सारी किताबें उनके होते हुए हमने बात करी थी, और साहित्य अकेडमी जिसके वो वाइस प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद प्रेसिडेंट रहे,
تو ساہتیہ اکیڈمی میں وہ خود ڈونیٹ کر کے گئے ہیں اور وہاں پہ میرے خیال سے دوز بکس اینڈ آل ہز ورکس دیئر ول بی پرزروڈ. Oh, that's beautiful. بہت اچھی. And I'll confirm that and I'll let you know. But to my understanding, every single book جو افتخار انکل نے گھر پہ دیکھی ہیں اور آپ سب نے دیکھی ہوں گی, everything is being preserved in the right way. That's great. That's great. یہی ہونا چاہیے تھا. تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ترون بہت بہت شکریہ تمہارا آنے کا, اور جتنے بھی آئے محترم پروین شیر صاحبہ اور جمیل عثمان, بہت شکریہ. بہت اچھا تعارف تم نے پیش کیا, بہت خوب. اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے جنرل سیکریٹری گو کہ اس وقت ہلکے سے ایکسیڈنٹ کا شکار تھے, اور ماشاءاللہ بھٹی صاحب اب بیٹھے رہے, بہت شکریہ. اویس راجہ بہت شکریہ. تو پیرزادہ قاسم صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ بہت محبت سے آتے ہیں. امجد موجود رہے. کس کا میں شکریہ ادا کروں, مطلب میں واقعی میرے پاس الفاظ نہیں تھے, اور شاید یہ بات میں مناسب بھی نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں بھی کل ہی واپس آیا. تو آپ تمام حضرات کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو بہترین خراج عقیدت پیش کیا ایک ایسے شخص کو جو کہ ہمیں بہت کچھ دے کے گیا ہے, تو ان کی یادوں کا اور باتوں کا آج ہم نے جشن منایا. اللہ حافظ. میں یہاں پہ اس پروگرام کے ختم کا اعلان کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی میں اس کو اب کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کی یہ سیشن کو اور یہ جو ہے ریکارڈنگ جو اس کی ہے اس کی